जबरदस्ती की हुकूमत नहीं चल सकती, और यही हाल गिलगित बल्तिस्तान में भी होने वाला। कुछ सरकारी मुलाजमों के जरिए पुलिस को खड़ा करके जोर जबरदस्ती और धमकियों के नतीजे में नुमाइंदों को डिफेक्शन पर मजबूर करवा दिया। 16 सीट वाली जमात को 70-75 सीटें इन्होंने दे दी। एमक्यूएम की एक सीट नहीं, 19 पीटीआई की कराची में, 2 हैदराबाद में, 21 सीटें सिर्फ इन्होंने कराची में पीटीआई की चोरी की, 3 इस्लामाबाद में की, 13 पिंडी डिवीजन में की है, 12 सीटें इन्होंने लाहौर शहर के अंदर 12 नेशनल असेंबली की सीटें चोरी की, सियालकोट के अंदर की, गुजरांवाला के अंदर की, मुल्तान के अंदर की। ये जो मैंने 4 शहर बताए, इसमें 50 से ऊपर 51 सीटें नेशनल असेंबली की खाली इधर चोरी की। और हमने अब बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान में अवामी राब्ता मुहिम की शुरुआत की है। ये कई लोगों को एक वहम है कि हमारे चेहरे ना हो तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन ना जीत सके। हम इनको उस कारकुन को खड़ा करके हराएंगे। ये याद रखना कि जो ये आम हालात में मिलना भी अपनी तौहीन समझते थे, और जो नक्शा पाकिस्तान के अंदर हुआ है, उससे बहुत बड़ा नतीजा गिलगित बल्तिस्तान में होगा। और आज हम अपने हर कारकुन को जमा करेंगे, जो रूठा है उसको राजी करेंगे, पार्टी की तंजीम नो करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगले साल के अंदर, 2 साल के अंदर जब भी इलेक्शन हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से शिरकत करेगी, और पिछली जो हमारी असेंबली की सीटें, उससे बड़ी सीट और बड़े मैंडेट के साथ असेंबली में हम बैठेंगे। और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कहानी इधर गिलगित बल्तिस्तान में तो इन्होंने नहीं ये कर सके। अस्तोर के हल्का 1 में इन्होंने डायरेक्ट ही इलेक्शन का लदम कर दिया, तो वो एक हल्के का था, और उधर हम फोकस भी नहीं था। अवाम ने अपनी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन जीबी के अंदर ये कुछ ख्वाब में भी ना सोचे कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए है, जो हमारे जो 3 बड़े शहर और ये जो कैपिटल है गिलगित, यहां की 3 सीटें, और इन 3 सीटों पे, कुछ सीटों पे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अवाम की और अवामी मैंडेट की और सिविल सुप्रीमेसी की तौहीन की है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो 5 जुलाई, जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे बदनुमा दिन रहा है जमहूरियत के लिए, उसके मेन प्लेयर्स हैं, और पूरी साजिश रची गई, सहूलतकारी की गई अवामी नुमाइंदों की तौहीन करने की, इस असेंबली की तौहीन की गई। तो इसके लिए पूरी प्रिपरेशन इंशाअल्लाह ताला मैं खुद करूंगा। जिनको मैंडेट मिला और पीटीआई के नाम पे मैंडेट लेके पीटीआई को मुश्किल वक्त पे छोड़ के गए, और फिर पीटीआई ने न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक इंतहाई मुश्किल दौर गुजारा। कोई भी सियासी पार्टी या सियासी तंजीम उसने इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा होगा जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान, उसके लीडर्स, उसके नुमाइंदे और उसके कारकुनों ने देखा कि कोई फैमिली, कोई बच्चा मोटरसाइकिल में अपने वालिद के साथ भी जा रहा और पीटीआई का झंडा हो तो पुलिस वालों ने बड़ी बेदर्दी से वो झंडे उनके छीने गए। पीटीआई का बैज लगाने पे लोग गिरफ्तार हुए हैं। हमारे कई कारकुन जान की बाजी हार गए जब 25 मई को हम रैली कर रहे थे। उसके अलावा फिर जिस वक्त हमें एनओसीज मिली डीसी की तरफ से और सुबह अचानक दफा 144 नाफिज करके जिले शाह को मारा गया, और फिर उसी जिले शाह की एफआईआर भी इमरान खान साहब के ऊपर कर दी। इस तरह केपी के अंदर, और फिर तमाम जो हमारे लीडर्स हैं उनको उनकी फोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई, जबरी गुमशदगियां हुई। फिर हमने देखा कि अचानक महीनों अगवा होने के बाद नामालूम जगह से अचानक वो नमदार होते थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और कुछ को तो इतना टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर इस बात पे था कि आपने पीटीआई के लीडर इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाने, पीटीआई के ऊपर इल्जामात लगाने, रियासत मुखालिफ जमात करार दिया गया। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान की
واحد جماعت تھی جو 85 سے 90% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، اور گلگت بلتستان کے اندر، اور ایجے کے اندر. آج بھی گلگت بلتستان میں جو اسمبلی کے اندر مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. لیکن پھر اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. اور آج تک وہ جو پی ٹی آئی کو کئی، میں اللہ میں بڑے چہرے دیکھے جو کہتے تھے یہ فیس بک کی، ٹویٹر کی ہے، یہ آن لائن ہے، یہ ٹک ٹاک کی پارٹی ہے، اور ان کا کوئی زمین پہ ووٹ نہیں ہے. اتنی انہوں نے ظلم کی حدیں کراس کی کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 8 فروری کو کوئی نکلے گا ہی نہیں. نشان چھینا، پارٹی کے سارے لیڈرز کو بند کر دیا گیا. کور کمیٹی میں ہم آن لائن میٹنگ کرتے تھے اور ہمیں دوسرے بندے کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون بندہ کدھر چھپا ہوا ہے. اور گرفتاریوں سے پی ٹی آئی کے لیڈرز نہیں ڈرتے تھے، وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ہدایات تھیں کہ آپ نے الیکشن سے پہلے گرفتاریاں نہیں دینی، کیونکہ اگر یہ جو بچی ہوئی تھوڑی سی لیڈرشپ تھی وہ بھی اگر باہر نکل کے ہتے چڑھتے گرفتار ہوتے تو پھر یہ جو الیکشن 8 فروری کی جو تھوڑی بہت مینجمنٹ ہے یہ بھی نہ ہونی تھی. تو ان حالات میں کوئی بینگن سے ہارا، کوئی بستر سے ہارا، کوئی بینچ سے ہارا، کوئی میز سے ہارا، کوئی جوتے سے ہارا، کوئی چمٹے سے ہارا. یہ اگر بلے سے ہارتے ان کی پھر بھی عزت ہے. یہ اس دنیا کے ہر اس چیز سے ہارے ہیں جس کو یہ حقیر سمجھتے تھے، کیونکہ چن چن کے انہوں نے وہ نشان دیے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو کہ جس سے ان کا مذاق اڑ جائے، اور اسی پہ وہ ہارے. اور پھر ایک اور ہم نے تاریخ دیکھی. آج سے پہلے جو الیکشن کی مینجمنٹ ہوتی تھی وہ فارم 45 سے پہلے الیکشن اندر پولنگ سٹیشنز مینج کیے جاتے تھے. الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی، الیکٹیبلز کو مینج کیا جاتا تھا. یہاں پر پوری جس وقت پبلک نکلی تو انہوں نے، اور جب مینجمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ 60% سے اوپر کی اگر جب ٹرن آؤٹ ہوا تو آپ کوئی ریگنگ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن، وہ جو ہم سنتے تھے نا کہ آپ بھائی ڈائریکٹ نوٹیفائی کرتے ہیں، ڈائریکٹ نوٹیفیکیشنز کر دی. تو یہ عوام نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا، اور اب اس کا حال آپ مرکز میں دیکھیں گے.